हाँ जी, ओवरहेड्स चैप्टर में हमने मेन कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है? मेन कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट अब्जॉर्प्शन। एक अब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है जी। अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए न्यूमरेटर में क्या रखना है? बजटेड ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करें, डिनोमिनेटर में क्या क्या आ सकता है? बजटेड आउटपुट या आर्स। आर्स में भी या तो लेबर आर्स या तो मशीन आर्स, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी। अच्छा, अब इनमें से अगर क्वेश्चन साइलेंट है, हम अपनी तरफ से क्या पिक करना चाहते हैं? लेबर आर्स या मशीन आर्स। अगर ये अवेलेबल नहीं है देन वी कैन गो फॉर डायरेक्ट वेजेस या कभी कभी आउटपुट भी होता है। तो हमको कौन से ऐसे डिनोमिनेटर्स हैं जो देखने को नहीं मिलते? प्राइम कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट। अच्छा जी, पहले मुझे डिस्कस करवाओ, ये न्यूमरेटर में जो आपने बजटेड ओवरहेड्स लिखा, ये कैसे आता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके। अच्छा जी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एलोकेशन प्लस अपोर्शनमेंट तो चलो है, बट इसका मतलब क्या है एलोकेशन का? जो खर्चे ऑलरेडी बटे होते हैं डिपार्टमेंट्स को। डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस। और अपोर्शनमेंट मतलब कुछ खर्चों का टोटल होता है और उसको बेसिस पकड़ के कोई बांटना पड़ता है। अलग अलग खर्चों के अलग अलग बेसिस है। क्वेश्चन पढ़ के हमको काइंड ऑफ बेसिस का आइडिया लग जाता है। स्टिल कुछ ऐसे कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं जिनको लेकर, बेसिस को लेकर थोड़ी क्लैरिटी रखनी है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है वो है पावर कॉस्ट। पावर कॉस्ट के लिए सबसे पहले आप देखेंगे एचपी कहाँ है। पहले तो मान लो एचपी किस डिपार्टमेंट के पास है, पहले वो देखना, स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 आपने देखना है जिन डिपार्टमेंट के पास एचपी है क्या उनके पास आर्स है, हाँ या ना। है तो एचपी इंटू आर्स विल बी दी बेसिस। अगर आर्स उन सभी जगह नहीं है, जहां जहां एचपी है वहां वहां आर्स नहीं है, देन ओनली एचपी। Now, there are some cost, for example, sundry expenses, miscellaneous expenses या even indirect wages वगैरह। इनके लिए प्रेफरेबल बेसिस इज आवर्स, आर्स। बट कई बार ऐसा होता है आर्स आपके पास ना सर्विस डिपार्टमेंट के गिवन नहीं होते, वर्किंग आवर्स आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं। वी कैन नॉट से कि ऐसे खर्चे सिर्फ प्रोडक्शन को बांटे जाएंगे, सर्विस में रहने देते हैं। नो, बांटना है तो सभी में बांटना है। इनडायरेक्ट वेजेस हो रही है तो सभी के लिए हो रही है, मिसलेनियस खर्चा सभी के लिए। तो इफ आर्स इज नॉट वर्किंग एज अ बेसिस देन नेक्स्ट बेस्ट बेसिस इज डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना होता है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओनली आर ऑल्सो कंसिडर्ड। क्योंकि जो सर्विस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ही है, यानी कि ओवरहेड्स ही है। तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट खर्चों को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में बाय द वे ऑफ एलोकेशन रखना होता है। चलो जी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। उसके बाद हमारे पास टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सर्विस का बैलेंस प्रोडक्शन में बांटना। इसको हम रीअपोर्शनमेंट भी बोलते हैं ना। रीअपोर्शनमेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये मेथड क्या बात करता है? दैट सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को जाएगा, सर्विस का आपस में एक दूसरे को खर्चा नहीं जाएगा। दूसरा मेथड स्टेप लैडर, इसको हम नॉन रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, स्टेप लैडर भी बोलते हैं। इसमें हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट पहले, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट छोटे को शेयर बांटेगा, बट छोटा सर्विस डिपार्टमेंट बड़े को शेयर नहीं बांटेगा। तो जो लास्ट में सबसे छोटा सर्विस डिपार्टमेंट है उसका बैलेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को बांटा जा रहा है ना। ये बड़ा छोटा डिसाइड करने के हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया है, या तो नंबर ऑफ यूजर्स, बट रिसेंटली हमने देखा है परसेंटेज ऑफ सर्विस रेंडर्ड या कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड कैन आल्सो वर्क एज अ बेसिस। ठीक है जी। लास्ट में हमारे पास आता है रेसिप्रोकल मेथड। अब रेसिप्रोकल में सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को खर्चा बांटते हैं। अक्सर रेसिप्रोकल के केस में 2 ही सर्विस डिपार्टमेंट की बात आती है, 3 की बात नहीं आती, ओनली 2। अब कैसे इसमें हमने काम करना होता है? या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन, या तो रिपीट ट्रायल एंड एरर, या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा कौन सा प्रेफरेबल? साइमल्टेनियस इक्वेशन। बट अगर किसी का कंफर्ट लेवल नहीं बनता, क्वेश्चन साइलेंट है, आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो कर सकते हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन का एक साइकिल शुरू किया तो उसको खत्म भी करना है। एक साइकिल मतलब अगर S1 S2 को खर्चा बांट रहा है
तो S2 भी वापस S1 को खर्चा बांटेगा। साइकिल शुरू किए, S1 ने S2 को खोल दिया, तो S2 भी S1 को अपना शेयर तो बांटेगा ही बांटेगा। ठीक है जी, ओके। नाउ किसी भी मेथड से अगर हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर ली है तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, बजटेड ओवरहेड्स आ गए, विच विल वर्क एज अ न्यूमरेटर फॉर कैलकुलेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट। डिनोमिनेटर में क्या क्या पॉसिबल डिनोमिनेटर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, बट कई बार डिनोमिनेटर्स में एक और कॉन्सेप्ट भी चलकर आता है कि ये डिपार्टमेंटल रेट है या ब्लैंकेट रेट है। डिपार्टमेंटल रेट मतलब हर डिपार्टमेंट का अपना सेपरेट न्यूमरेटर रखोगे तो डिनोमिनेटर भी उसका अपना सेपरेट रहेगा। बट ब्लैंकेट रेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, न्यूमरेटर में बजटेड ओवरहेड्स ऑफ होल फैक्ट्री मतलब ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स ऐड करके लिखना है, डिनोमिनेटर में जो भी डिनोमिनेटर है ऑफ होल फैक्ट्री उसको हम बोलते हैं ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट के बेसिस पर एक क्वेश्चन आपने जरूर किया हुआ, उसमें क्या करते थे, जब कॉस्ट शीट में अपडेशन जाती है, व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग अब्जॉर्प्शन रेट इन द फर्स्ट प्लेस, सो दैट कॉस्ट शीट में साथ के साथ वैल्यूज अपडेट कर सकें। ठीक है, अब कॉस्ट शीट में जो अपडेशन जाएगी वो भी एक ब्लैंकेट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएगी। मान लो हमारा ब्लैंकेट रेट है 6 पर आर, तो मतलब कॉस्ट शीट में भी क्या है, हमने जाके देखना है एक जॉब को करने में 12 आवर्स लगते हैं, तो हमने ये नहीं देखना कौन से डिपार्टमेंट में कितने आवर्स, पूरी फैक्ट्री में 12 घंटे, तो पूरी फैक्ट्री का एक रेट निकालना है हमें। फर्क नहीं पड़ता कौन से डिपार्टमेंट में कितने आवर्स लग रहे हैं, वेराज डिपार्टमेंटल रेट कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए P1 डिपार्टमेंट में कितने आवर्स लग रहे हैं जॉब के, P2 में कितने, P3 में कितने। ठीक, चलो जो भी कॉन्सेप्ट है, अब्जॉर्प्शन रेट आपके पास आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका काम क्या होता है, जैसे जैसे आउटपुट बनता जा रहा है कॉस्ट शीट में इसको हम अपडेट करते रहेंगे। तो मान लीजिए हमने अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकाला हुआ है, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअल आउटपुट। अगर हमने अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर निकाला हुआ है तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअल आवर्स। तो वट एवर इज द एक्चुअल मेथड सिलेक्टेड वो हमने यहाँ पर लिख दिया जो भी यहाँ पर है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। बाय द वे अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स के और नाम क्या हो सकते हैं, रिकवरी रेट, रिकवर्ड ओवरहेड्स बेसिकली, एंड अप्लाइड ओवरहेड्स। अब्जॉर्प्शन, रिकवरी, एप्लीकेशन एक ही नाम है। लास्ट स्टेप इस चैप्टर में क्या रहेगा, इस कॉन्सेप्ट में कि अब्सॉर्ब्ड अमाउंट को कंपेयर करवाया जाता है विद द एक्चुअल ओवरहेड। तो हमें बीच में क्या पता चलता है, ये अंडर या ओवर अब्सॉर्प्शन। अब अंडर या ओवर अब्सॉर्प्शन कैसे आती है पता चल गया, कंपेयरिंग अब्सॉर्ब्ड अमाउंट विद द एक्चुअल अमाउंट। हाउ डू वी ट्रीट अंडर या ओवर अब्सॉर्प्शन, जी हम बोलते हैं अगर तो एबनॉर्मल है तो ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग के अंडर में, और अगर नॉर्मल है तो सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे, और अगर हमारे पास आउटपुट की डिटेल है तो आउटपुट की डिटेल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी सोल्ड, finished goods account which represent quantity unsold, and WIP। जहां पर भी WIP है वहां पर ध्यान रखना है इक्विवेलेंट यूनिट्स का। फिजिकली अगर 8000 यूनिट्स है और 25% कंप्लीट है, मतलब हमारी कैलकुलेशन में वो 2000 यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है जी, अगर अंडर अब्जॉर्प्शन है तो सप्लीमेंट्री रेट होता है पॉजिटिव, और अगर ओवर अब्जॉर्प्शन है तो सप्लीमेंट्री रेट होता है नेगेटिव। कई बार ऐसा होता है हमारे पास ये आउटपुट की डिटेल ना होकर कई बार ऐसी डिटेल होती है, लेट अस से आवर्स की डिटेल है या कोई भी ऐसी डिटेल दे दी। मेनली यहाँ पर क्या फंडा है, सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए डिनोमिनेटर होना चाहिए एक तो एक्चुअल बेसिस पर अवेलेबल, एंड ऑल्सो जो हमारे पास टोटल बेसिस पर अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पर हम टोटल आउटपुट कर दिया करते थे, आपको ऐसे बता दिया जाए कि वैसे फैक्ट्री में टोटल आवर्स वर्क, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क वर 2400, इस जॉब में 20 घंटे लग रहे थे। मान लीजिए अंडर अब्जॉर्प्शन की अमाउंट आ रही है 10,000 और कह रहे हैं पूरी फैक्ट्री में 2480 एक्चुअल लेबर आवर्स थे और इस जॉब में 20 लेबर आवर्स लगे हैं, तो प्रोपोर्शनेटली हमने बांट दिया, दिस इज दी सप्लीमेंट्री रेट पर लेबर आवर मल्टीप्लाइड बाय इस पर्टिकुलर जॉब में कितने लेबर आवर्स लगे हैं। ऐसा भी काम हमने सीखा है। मेनली कॉन्सेप्ट क्या है, सप्लीमेंट्री रेट के डिनोमिनेटर में एनी डेटा अवेलेबल विच इज अवेलेबल इन एक्चुअल एज वेल एज इन टोटलिटी। ठीक है जी, तो वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डिनोमिनेटर वर्क करता है। ये तो थी फैक्ट्री ओवरहेड्स की डिस्कशन। फिर इसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग में बड़ी जनरल पॉइंट सीखे हैं, वहां पर कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं थी एज सच। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स में मेनली कॉस्ट शीट रिलेटेड डिस्कशन शुरू हो गई थी। ज्यादा से ज्यादा टुवर्ड द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपने सीखा है कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कैपेसिटी। एक होती है जी रेटेड कैपेसिटी, जिसको हम मैक्सिमम कैपेसिटी भी बोलते हैं, थियोरेटिकल कैपेसिटी भी बोलते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बोलते हैं, which is just the capacity which is claimed by the manufacturer but it is never achieved. What is achievable उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी या नेट कैपेसिटी या ऑपरेटिंग कैपेसिटी।
ये कैपेसिटी में चाहे हमने आवर्स वर्कआउट करने हैं या चाहे हमने कोई यूनिट्स डिटरमिन करने हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अकाउंट फॉर हो जाते हैं कोई नॉर्मल रीजन, जैसे कि सेटअप, जैसे कि रिपेयर्स, मेंटेनेंस, हॉलीडेज वगैरह वगैरह। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर वो एडजस्टमेंट नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं दिस कैन नेवर बी अचीव्ड। वो सब चीजों को कंसीडर करके जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी कैन वर्क एज अ डिनोमिनेटर फॉर कैलकुलेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट। बट मान लीजिए हमने बोल दिया कि चलो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस या आइडल टाइम वगैरह कंसिडर करके प्रैक्टिकली पॉसिबल आवर्स आ रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 2000 आवर्स, बट मेरी मार्केट डिमांड ही ऐसी है जो कि 1400 आवर्स काम करके भी पूरी हो सकती है। तो ऐसी 1400 आवर्स की कैपेसिटी को हम बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब विच इज बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी। तो अगर तो ये ऐसी सेल्स एक्सपेक्टेंसी वाली बात अलग से गिवन है तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, अदरवाइज प्रैक्टिकल कैपेसिटी तो एक पॉसिबल डिनोमिनेटर है। अच्छा, इसके अलावा एक्चुअल कैपेसिटी मतलब असली में कितने घंटे काम हो, क्योंकि ये तो फिर भी एस्टिमेट चल रहे हैं, असली में काम ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। और मान लीजिए सोचा था 2000, काम हो गया 1200, तो बाकी का 800 आइडल कैपेसिटी है, मतलब अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, और मेनली वो अब नॉर्मल रीजन की वजह से आइडल हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। फिर आपने लेटेस्ट कॉन्सेप्ट कौन सा सीखा है, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कंपोनेंट्स। वो तो आपको पता ही है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी लेवल। वो एक्टिविटी लेवल चाहे आवर्स है, चाहे आउटपुट है, चाहे कोई भी कुछ भी है, तो उससे क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, रेजिडुअल बेसिस पर फिक्स्ड कॉस्ट। जब भी आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं आपको ध्यान रखना है कि चेंजेस जब आप मेजर कर रहे हैं दो पीरियड्स में या दो डेटा पॉइंट्स में, तो एटलीस्ट पीरियड ऑफ कंपैरिजन शुड बी सेम। अगर Q1 Q2 दोनों क्वार्टर्स में पीरियड ऑफ कंपैरिजन सेम हो गया, बट हम ये नहीं कह सकते कि 9 महीने का एक डेट है और 3 महीने का एक डेट है और फिर आप ये चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट वगैरह लगा रहे हैं, वो फॉर्मूला वहां पर फेल कर जाता है। ऐसे केस में अगर ऐसी बात आ भी गई तो आप XY एज्यूम करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास पीरियड ऑफ कंपैरिजन इज नॉट द सेम, राइट। बताइए कोई कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से कुछ स्किप होना रह गया? मशीना रेट। मशीना रेट, नाउ मशीना रेट इज वन पॉसिबल डिनोमिनेटर। अब मशीना रेट की कैलकुलेशन में क्या आता है, हमें न्यूमरेटर में रखना होता है बजटेड ओवरहेड्स एलोकेटेड टू अ मशीन, डिपार्टमेंट नहीं मशीन, और डिनोमिनेटर में भी आएगा इफेक्टिव मशीन आवर्स। नाउ ये इफेक्टिव मशीन आवर्स क्या होते हैं, मतलब बेसिकली मशीन के प्रोडक्टिव आवर्स। तो प्रोडक्टिव आवर्स फाइंड आउट करने के लिए टोटल आवर्स माइनस मेंटेनेंस, बिकॉज मेंटेनेंस होती है ऑलवेज एंड ऑलवेज अनप्रोडक्टिव। अब एक और आवर्स होते हैं सेटअप, वो कभी माइनस करने कभी माइनस नहीं करने। कब माइनस करने हैं, जब वो अनप्रोडक्टिव हो तो उनको माइनस कर दो, तो जो बच जाएगा वो प्रोडक्टिव आवर्स यानी कि इफेक्टिव मशीन आवर्स बच जाएंगे। बट अगर सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव, उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, फिर तो ये वाले इफेक्टिव मशीन आवर्स आ जाएंगे। चलो प्रोडक्टिव बात अलग हो गई, एक बात होती है पावर कंजम्पशन की। मेंटेनेंस कभी कभी पावर मांगती है, कभी कभी नहीं मांगती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम बोलेंगे नहीं मांगेगी। ऐसे ही सेटअप है, कभी पावर मांगेगा कभी नहीं मांगेगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम बोलेंगे नहीं मांगता पावर। ठीक है जी, इनफैक्ट अगर सेटअप टाइम को लेकर क्वेश्चन इज साइलेंट, यू कैन अज्यूम इट टू बी अनप्रोडक्टिव। अच्छा, वैसे हमारे पास हमने जब भी मशीना रेट का क्वेश्चन सामने आया, आपने सबसे पहले ये डिनोमिनेटर जो बनता है यानी कि इफेक्टिव मशीनर्स, ये फिगर आउट करना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये हम एक सिंगल मशीन का निकाल रहे हैं या मल्टीपल आइडेंटिकल मशीन्स का निकाल रहे हैं, या हम 1 महीने की ड्यूरेशन का निकाल रहे हैं या पूरे साल का निकाल रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर में ये वाली बातें क्लैरिफाई होगी तो हमको न्यूमरेटर में वो स्टेटमेंट में थोड़ा सा इजी रहेगा, पता चल जाएगा कि न्यूमरेटर भी हम 1 साल का बना रहे हैं या 1 महीने का बना रहे हैं। अब न्यूमरेटर में हो सकता है आप आईसीआई के अलग अलग सजेस्टेड आंसर्स में ऐसे देखे, फिक्स्ड वेरिएबल में बांटा हुआ है, स्टैंडिंग मशीन में बांटा हुआ है। आपने कैटेगराइजेशन नहीं भी करनी तो भी चल जाएगा, कैटेगराइजेशन कर भी दी तो भी ठीक है जी। एक चीज का ध्यान रखना है, ऑपरेटर वेजेस। वैसे तो ऑपरेटर वेजेस ओवरहेड्स नहीं होते, डायरेक्ट वेजेस होती है, बट मशीन आर रेट के कॉन्सेप्ट में हम ऑपरेटर वेजेस को स्टेटमेंट में लिखते हैं और ऐसे मशीन आर रेट को नाम दिया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट। ओके, अब मशीना रेट की कैलकुलेशन में एक कॉन्सेप्ट ये भी है, 2 टियर मशीना रेट। तो एक तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन हमसे 2 टियर रेट मांग रहा है या सिंगल टियर। 2 टियर रेट मांगने के लिए या तो वो वर्ड्स खुद ही यूज करेगा 2 टियर, या एक जैसा हमारा बुक में भी क्वेश्चन था, व्हेन अ कंप्यूटर इज यूज्ड व्हेन कंप्यूटर इज नॉट यूज्ड, मतलब दो चीजें मांग ली। या ऐसे बोल देते हैं कैलकुलेट मशीना रेट एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू टू बी अब्सॉर्ब्ड इन द कॉस्ट शीट,
और आपको जॉब का डेटा दे दिया और जॉब के डेटा में ऐसे बोल दिया जॉब में इतना सेटअप टाइम लग रहा था और इतना उसका रनिंग टाइम लग रहा था। बाय द वे रनिंग टाइम वो होता है जो सेटअप माइनस करने के बाद आता है, इसको हम ऑपरेशन टाइम भी बोलते हैं, एक्चुअल वर्किंग आवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसी चीज को। तो अगर अगर आपको उस जॉब को लेकर सेटअप टाइम अलग से बताया जा रहा है, रनिंग अलग से बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सेटअप भी हो गया प्रोडक्टिव और हमको सेटअप को लेकर अलग रेट चाहिए, रनिंग टाइम को लेकर अलग रेट चाहिए। मतलब ये तरफ क्वेश्चन की तरफ से इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है कि 2 रेट चाहिए, 2 टियर रेट चाहिए होगा। ठीक है जी, और बताओ क्या मैंने कोई कॉन्सेप्ट स्किप किया? कवर्ड है जी। ऑल राइट, विद दिस फाइनली एंड फाइनली ओवरहेड चैप्टर को हम टाटा बाय बाय अलविदा कह रहे हैं।